हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 2 के लिए क्लास 6 की पॉलिटी की जो सीरीज हमने कल स्टार्ट की थी उसी में नेक्स्ट पार्ट। कल हम लोग चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैंने क्लास 6 की कंप्लीट ज्योग्राफी चैप्टर वाइज थ्योरी और उससे पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें स्टार्ट करना है आज केरल से। हम लोग देख रहे थे भारत की ज्योग्राफिकल जो डाइवर्सिटी है उससे रिलेटेड दो स्टेट्स, जिसमें पहला लद्दाख था और दूसरा है केरल। तो केरल कहाँ एग्जिस्ट करता है? केरल भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक भारतीय राज्य है जो एक तरफ से समुद्र और एक तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर मसाले उगाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो व्यापारी है वो प्राचीन काल से ही आकर्षित होते हुए रहे हैं। और भारत का जो ये राज्य है केरल, इसको मसाला राज्य भी कहा जाता है। अब केरल आने वाले जो व्यापारी हैं उनमें सबसे पहले कौन आया था? तो उनमें सबसे पहले आए थे अरब और यहूदी। आपको ये याद रखना है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि जो आपके यहूदी हैं ये बाद में आए होंगे, लेकिन ये लोग जो हैं सबसे पहले आ चुके थे। अब हम बात करते हैं कि क्रिश्चियंस भारत में कब आए। तो क्रिश्चियंस जो है भारत में तो बहुत लेट आए, पूरे भारत की बात करें, लेकिन अगर हम केरल की बात करें तो केरल में ये लगभग 2000 साल पहले ही पहली शताब्दी में ही आ चुके हैं। और केरल में पहली बार 2000 साल पहले प्रथम शताब्दी में ईसाई धर्म को कौन लेके आया था? सेंट थॉमस। सेंट थॉमस केरल में लेकर आए, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और यहीं पर एक जगह का नाम भी इन्हीं के नाम पर सेंट थॉमस रखा गया है। भारत और यूरोप के मध्य समुद्री रास्ता खोजने वाला व्यक्ति वास्को डिगामा भी केरल ही आया था। और ये कब आया था? ये 1498 में आया था कालीकट में। हम लोग कई बार कह देते हैं कि भारत की खोज करने वाला पहला यूरोपीय है। ऐसा नहीं है। भारत तो प्राचीन काल से ही एग्जिस्ट करता है। उन्होंने खोजा था भारत और यूरोप के मध्य का समुद्री रास्ता। तो अपना ये स्टेटमेंट करेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे चीनी व्यापारी भी केरल आए थे। अब चीनी व्यापारी केरल आए, इस बात के प्रमाण क्या हैं? तो यहाँ पर बहुत सारे जो जाल हैं मछली पकड़ने के लिए जो यूज किए जाते हैं वो चीनी जालों से मिलते जुलते हैं और इनका नाम भी कुछ चीनी ही है, जिनको कहा जाता है चीनी वाला। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चीनी वाला क्या होते हैं? तो चीनी वाला होते हैं जाल, जो कि चीनी जालों से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। अब ये चीनी कौन सा है? ये चाइना वाला चीनी है। केरल में तलने के लिए भी चीनी मूल के ही बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, जिनको कहा जाता है चीना चट्टी। तो आपको दो चीज़ पता चल गई, चीनी वाला और चीना चट्टी। चीनी वाला एक प्रकार का जाल जो कि चाइना के जालों जैसा होता है, और चीना चट्टी जो है ये होता है बर्तन जो कि चाइना का ही है मूल रूप से। अब केरल में जो है चावल की खेती की जाती है, जबकि हमने देखा कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस के आधार पर लद्दाख में जो है पशुपालन किया जाता है और वो लोग अपने खान पान में ही पशुओं से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ हैं, दूध और दूध से बने पदार्थ और मांस का प्रयोग करते हैं। जबकि केरल में चावल की खेती प्रमुख रूप से की जाती है और ये समुद्री तट से लगा इलाका है। तो यहाँ के लोगों का प्रमुख भोजन क्या है? ये है मछली, साग, सब्जी और चावल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि कैसे ज्योग्राफिकल कंडीशन हमारे लिविंग स्टाइल और हमारी जो आपकी खान पान है इसको प्रभावित करते हैं। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। वहाँ के लोग जो हैं ज़्यादातर गर्म कपड़े पहनते हैं, पश्मीना शॉल बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और उसी बात पे अगर हम देखें तो केरल के लोग जो हैं ये थोड़े से गर्म एरिया में रहते हैं, तो ये लोग यहाँ पर समुद्री इलाका होने के कारण चावल की खेती करते हैं और इनका प्रमुख भोजन भी मछली और चावल होता है। अब हमने बात की थी कि डाइवर्सिटी जो है हमें एकता में बांधती है, यूनिटी उत्पन्न करती है अगर हम इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेते हैं। तो भारत में एकता कैसे डेवलप हुई? तो भारत की शक्ति, एकता का स्रोत भारत की विविधता या अनेकता है। मतलब हम लोग एक रूप से बंधे हुए हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी। भारत में आपको बहुत सारी लैंग्वेज, इवन ये कहा जाता है कि प्रत्येक 10 किलोमीटर पर भारत में जो है वो लैंग्वेज का स्टाइल बदल जाता है। उसके बावजूद भी हम लोग अपने कंट्री के प्रति ऑनर्ड रहते हैं और एक ही भावना में जुड़े हुए हैं कि हम लोग सबसे पहले इंडियंस है, बाद में कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट, कोई भी क्रीड
से रिलेट करते हैं तो ये चीज़ कैसे आई, तो ये चीज़ आई थी हमारी अंग्रेजी शासन के दौरान, क्योंकि अंग्रेजों ने फिर सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन को, उनको परेशान किया, जिससे कि हम लोग एक कंट्री के रूप में बन गए और हम लोगों के बीच में जो है यूनिटी की भावना उत्पन्न हुई। अब इसको जो है मजबूत बनाया हमारे स्वतंत्रता संग्राम के गीतों ने, चिन्हों ने इस विविधता को, हमारे डाइवर्सिटी को यूनिटी में बदल दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे देश की डाइवर्सिटी को यूनिटी में किसने बदला, तो ये बदला हमारे अंग्रेजी शासन के दौरान हुए संघर्ष ने, जिसके प्रतीकों के रूप में उभरे गीत और चिन्ह। हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी हमारी अनेकता में एकता का ही प्रतीक है। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान जन गण मन, ये भी अनेकता में एकता का ही प्रतीक है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, इसमें भी अनेकता में एकता का ही नारा दिया है। तो आपसे पूछा जाता है कि अनेकता में एकता का नारा किसने दिया है, ये दिया है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसी के साथ हमारी चैप्टर 1 की थ्योरी कंप्लीट होती है और अब हम डिस्कस करेंगे इससे पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस के साथ साथ उनके ईयर भी इंक्लूड किए हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि भारत का जो छोटा तिब्बत कहलाता है वो कहलाता है हमारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। लद्दाख हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बना है, इससे पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य का भाग होता था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया। तो डाइवर्सिटी और में यूनिटी, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो आपका स्लोगन है ये किसने दिया था। और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2019 में और 2016 में। तो ये नारा दिया था हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास हैं, और ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गम्पास क्या है? गम्पास मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म के विहार या फिर मंदिर हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का उदाहरण है, और ये भी 2014 में पूछा गया था। तो यहाँ पे मरुस्थल का उदाहरण मैंने आपको बताया था कि लद्दाख जो है वो ठंडा मरुस्थल है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से विविधता को बढ़ाता है। तो आपका अपने गांव जाना नहीं, ये विविधता को बढ़ावा नहीं देता, क्योंकि आप अपने ही कल्चर में लौट रहे हैं। रेलगाड़ी में यात्रा करना, ये भी आप थोड़े समय के लिए रेलगाड़ी में यात्रा करेंगे तो दूसरों के कल्चर में इन्वॉल्व थोड़े ही हो पाएंगे। अपने त्योहारों को मनाना, अपने त्योहार तो आपको पता ही होते हैं, लेकिन अगर आप कहीं भी हो, किसी भी जगह हो और अपनी मातृभाषा में बोलते हैं तो अपनी जो लैंग्वेज है वो आप दूसरों तक कन्वे कर रहे हैं। तो ये आपकी डाइवर्सिटी को बढ़ावा देता है जब आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं और दूसरों तक अपनी बात को अपनी भाषा में पहुंचाते हैं, क्योंकि दूसरा भी फिर आपकी लैंग्वेज को जो है समझने की कोशिश करेगा, जिससे कि विचारों का आदान प्रदान भी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और ये पूछा गया था 7 जुलाई 2019 को क्वेश्चन। तो विविध समाज, यहाँ पे आपको सोसाइटी को ध्यान में रखना है जिसमें संस्कृति और सत्ता में विविधता पाई जाती है। तो ये सही लग रहा है हमें, क्योंकि इसके स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे पहले। सेकंड, जिसमें भाषा धर्म और संस्कृति में समानता होती है। तो समानता होगी तो डाइवर्सिटी तो कोई होगी ही नहीं अगर सब कुछ समान है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जिसमें भाषा धर्म संस्कृति में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं, यानी कि जहाँ पर आपकी डाइवर्सिटी और इक्वालिटी पाई जाती है। ये भी नहीं, क्योंकि इक्वालिटी नहीं पाई जाती, इनइक्वालिटी पाई जाती है। वह समाज जिसमें भाषा धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं, डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी पाई जाती है, वही जो है हमारा डाइवर्स सोसाइटी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो कई बार हमें क्वेश्चन के चारों स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे और हमें चारों ही सही लगते हैं,
लेकिन आपको पकड़ने हैं की पॉइंट्स। आपको पता है कि डाइवर्सिटी चैप्टर 1 में है और वहाँ पर 2 वर्ड्स डिस्कस किए गए हैं, डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी। तो आप ऑप्शंस में वही खोजने की कोशिश करेंगे और वो मिल जाता है मुझे ऑप्शन नंबर 4 में। तो इससे ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 उसकी थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसके अलावा क्लास 6 की ज्योग्राफी मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं और उसका PDF आपको वानी कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम पे जो है वो अपलोड कर दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।